दोस्तों आपको पता ही होगा अभी रिसेंटली इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में फिर से इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई है। उन म्यूचुअल फंड्स में से एक म्यूचुअल फंड है मिराई एसेट फैंग ईटीएफ फंड ऑफ फंड। अब जब से ये म्यूचुअल फंड ओपन हुआ है तो काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास सवाल आ रहा है कि क्या इस फंड में अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सिंस जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरी हुई है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस फंड के बारे में, ये कहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कहाँ कितनी रिटर्न्स यहाँ पर आपको इसमें मिल रही है और क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो किस टाइप के इन्वेस्टर्स को इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ डेली हॉस्पिटल कैश के बारे में। दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि जितने भी दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, पोस्ट डिस्चार्ज जितने भी दिन आप एडमिटेड रहते हैं हॉस्पिटल में, आपको उन सब दिनों के लिए 5000 ईच डे मिलता है डेली हॉस्पिटल कैश में। तो ये काम कैसे करता है, मान लीजिए आपको कुछ होता है और आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो जितने भी दिन आप एडमिट होंगे, जितना भी आपका हॉस्पिटल का बिल आएगा वो तो आपका इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर हो जाता है और आप 100% अपना कैशलेस वहां पर क्लेम कर लेते हैं। उसके अलावा जो भी जितने भी दिन आप हॉस्पिटल में बिताएंगे उस दिन के लिए आपको पर डे 5000 रुपीज मिलेंगे। तो मान लीजिए आप 4 दिन हॉस्पिटल में रुकेंगे तो आपको टोटल 20,000 रुपीज मिलेंगे। और स्पेशली ये उन लोगों के लिए काफी अच्छा है जिनकी पोस्ट डिस्चार्ज भी काफी खर्चा होता है, तो आपका वो खर्चा यहाँ पर कवर हो सकता है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करनी होगी फ्लोटर ऐप, जिसमें जाकर आप ये डेली ये हॉस्पिटल कैश खरीद सकते हैं। फ्लोटर एक ऐसी ऐप है जहां पर आपको पर्सनल मैनेजमेंट की सारी चीजें मिल जाती हैं, बजटिंग से लेकर एक्सपेंसेस तक। उसके अलावा बहुत कुछ इस ऐप में है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, आप जाकर इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। और दोस्तों अगर हम ट्रस्ट फैक्टर की बात करें तो दिस ऐप वाज फाउंडेड बाय वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड वेटरन इन दिस स्पेस, और ये ऐप क्योरफिट के सीएफओ मिस्टर विष्णु हजारी जी द्वारा बैक्ड है। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव बात है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर डाउनलोड कीजिए। अब आइए दोस्तों चलते हैं और देख लेते हैं कि ये फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है और क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों ये एक इंटरनेशनल फंड है जैसे कि मैंने आपको बताया था, और ये ट्रैक कर रहा है फैंग ईटीएफ को। तो फैंग इंडेक्स जो है उसको ये ट्रैक कर रहा है। अब इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे फैंग ईटीएफ में कितनी कंपनीज आती हैं, क्या एलोकेशन रहता है, उस सब पे हम बात करेंगे। टोटल कंपनीज की अगर हम बात करते हैं तो टोटल सिर्फ 10 कंपनी इसमें रहती है। तो ये भी एक रिस्क है इससे जुड़ा हुआ कि कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो रहता है, तो वो चीज भी आपको यहां पर समझ कर चलनी है। इंडिया में अगर इसके लॉन्च की बात करें, यानी कि मिराई एसेट फैंग ईटीएफ की, फैंग इंडेक्स काफी पुराना इंडेक्स है, लेकिन इंडिया में ये जो ईटीएफ लॉन्च हुआ है ये मई 2021 में लॉन्च हुआ है, यानी कि अभी 1 साल पहले के अराउंड यहाँ पर ये ईटीएफ लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ इसका एक फंड ऑफ फंड भी लॉन्च किया गया है। तो अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, डीमेट अकाउंट के थ्रू लगाते हैं, तो आप ईटीएफ खरीद सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसका फंड ऑफ फंड भी खरीद सकते हैं। फंड साइज की दोस्तों बात करें ईटीएफ की तो 1000 करोड़ के आसपास का फंड साइज इसका है। वहीं दोस्तों अगर एक्सपेंस रेशो की बात की जाए तो इसकी जो एक्सपेंस रेशो है ये 0.64% के आसपास है। तो एक्सपेंस रेशो ईटीएफ के हिसाब से हायर साइड पे दिखती है, क्योंकि जनरली हम लोग ईटीएफ में इन्वेस्ट ही इसलिए करते हैं क्योंकि लो कॉस्ट में हमको एक इंडेक्स की पूरी एलोकेशन मिलती है, लेकिन 0.64% थोड़ा हायर साइड पे यहाँ पर इसकी एक्सपेंस रेशो दिखती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था एक इसका फंड ऑफ फंड भी है, वो फंड ऑफ फंड क्या करता है, वो इस ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है। तो वो उस ईटीएफ के फंड ऑफ फंड की अगर हम बात करें उसकी एक्सपेंस रेशो 0.15% है। तो आपको ये समझना है कि अगर आप उस फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी टोटल जो एक्सपेंस रेशो है वो एक तरीके से 0.8% के आसपास हो जाती है, 0.64 ईटीएफ की और उसके बाद 0.15 फंड ऑफ फंड की। एग्जिट लोड पे बात करें तो किसी भी टाइप का एग्जिट लोड इस पे आपको नहीं देना पड़ता, तो आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर इसके सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा यहाँ पर जितने सिंस कंपनीज नहीं है, तो मेजरली आप देखेंगे टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर और कम्युनिकेशन सेक्टर में यहाँ पर पैसा लगता है। 50% कंपनीज टेक्नोलॉजी सेक्टर की है, 30% कंपनी कंज्यूमर सेक्टर की है और 2 कंपनी कम्युनिकेशन सेक्टर की है। और मेजरली ये सारी कंपनीज जब मैं आपको दिखाऊंगा ये मेजरली टेक्नोलॉजी बेस्ड मेजरली यहाँ पर कंपनीज दिखती हैं। अब अगर इसकी कंपनीज पे हम यहाँ पर बात करते हैं तो टोटल 10 कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में। सबसे ज्यादा एलोकेशन अगर आप देखेंगे तो बाइडू इंक का इसमें 11.51% है। उसके अलावा एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अलीबाबा, टेस्ला,
अल्फाबेट इंक यानी कि गूगल में इसका पैसा लगा हुआ है, अमेजॉन, निविदिया कॉर्पोरेशन और नेटफ्लिक्स। तो ये सारी कंपनीज अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी, जो आने वाली टेक्नोलॉजी है उस पे मेजरली ये सारी ही कंपनीज काम कर रही हैं। अलग अलग तरीका है, जैसे नेटफ्लिक्स है वो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, लेकिन नेटफ्लिक्स का शेयर अभी बहुत ज्यादा गिर गया था, तो यहां पर इसकी जो एलोकेशन है वो 6.34% रह गई है। ओरिजिनली जब इनकी एलोकेशन है वो 10% के आसपास रहती है सबकी, उसके बाद ये जैसे ही उनके शेयर में करेक्शन आती है तो वहां पर अल्टीमेटली इनकी जो एलोकेशन है वो कम हो जाती है। तो यहां पर इसके पोर्टफोलियो में आपको दो चीजें समझनी है। पहली चीज, इसमें सिर्फ 10 कंपनीज हैं। 10 कंपनीज भी कौन सी हैं जो हाई वैल्यूएशन इस वक्त मार्केट में रखती हैं, ये वो सारी कंपनीज हैं। और सबसे बड़ा रिस्क ऐसे पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने का होता है कि एक कंपनी, अगर इनमें से एक कंपनी भी खराब रिटर्न्स देती है तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। जैसे कि आज से लगभग 2-4 महीने पहले अलीबाबा का शेयर बहुत ज्यादा गिरा था, तो इसके परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट आया था। अभी नेटफ्लिक्स का शेयर बहुत ज्यादा गिरा तो इसकी परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट आया। तो बहुत ज्यादा ये इसके साथ दिक्कत है कि एक कंपनी भी बहुत ज्यादा गिरती है तो इसका ओवरऑल पोर्टफोलियो पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है। और मोस्टली ये जितनी कंपनीज हैं वो काफी अच्छे वैल्यूएशंस पे ऑलरेडी चल रही है, तो आने वाले टाइम में यहां से कितनी रिटर्न्स ये जनरेट कर पाएगा उस पे भी थोड़ा यहां पर आपको सोच कर चलना है। रिटर्न्स अब दोस्तों देख लेते हैं। तो सिंस इंडिया में अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है तो एक साल के रिटर्न्स यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो अगर आपने एक साल पहले इस ETF में 10,000 रुपए डालकर छोड़ दिए होते, वो पैसा आपका 7,300 रुपीज रह गया है। नेगेटिव 27% की रिटर्न इसने एक साल में दी है। 6 महीने में आप देखेंगे नेगेटिव 29% की रिटर्न है, 2 महीने में नेगेटिव, 3 महीने में नेगेटिव 24% की रिटर्न है। तो देखिए यही एक रिस्क है इसके पोर्टफोलियो के साथ, हाई रिस्क वाला ये इंडेक्स है। तो अगर इसने अच्छी रिटर्न्स देगा तो ये एक साल में बहुत अच्छी रिटर्न्स भी देख सकते हैं, जो कि अभी हम आगे मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जब इसका बुरा वक्त आएगा तो इतना बुरा वक्त भी यहां पर आ सकता है कि नेगेटिव 27% तक की एक साल में रिटर्न्स ही आपको दे सकता है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एक बारी समझकर इसको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे इंडेक्स को रेकमेंड कर रहे हैं अपनी वीडियोस में। इसलिए मैंने सोचा कि स्पेसिफिकली आपको इसके रिस्क समझाने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। सिर्फ पास्ट की रिटर्न्स देखकर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। अब दोस्तों इसका हम एक बारी कंपैरिजन देख लेते हैं नैस्डैक और निफ्टी 50 इंडेक्स से, ताकि आपको एक आइडिया मिलेगा कि अगर आप नैस्डैक 100 में पैसा लगाते हैं या निफ्टी 50 में लगाते हैं या इसमें लगाते हैं, कौन सा यहां पर बेटर दिखता है। अब ये जो रिटर्न्स है ये टिल 31 मार्च की रिटर्न्स हैं, तो इसलिए आपको सारी रिटर्न्स पॉजिटिव दिख रही हैं। एज ऑन डेट ये सारे ही नेगेटिव हो चुके हैं। ये 31 मार्च तक की रिटर्न मैंने इसमें डाली हुई है। तो एक साल में अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 ने 31 मार्च तक 20% की रिटर्न दी थी, नैस्डैक 100 ने 17% और फैंग ETF ने सिर्फ 5% की। 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो फैंग ETF ने 37% तक की रिटर्न्स दी थी। तो यहां पर एक चीज आपको समझनी है कि आपको स्टेबिलिटी अगर पोर्टफोलियो में चाहिए तो निफ्टी 50 इंडेक्स आपको बेस्ट दिखता है। यहां पर एक स्टेबल रिटर्न्स आपको मिल सकती है। अगर आपको उससे थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना है, नैस्डैक 100 है, वो भी मेजरली टेक्नोलॉजी सेक्टर की 100 कंपनीज हैं, कंपनीज ज्यादा हैं, तो वहां पर एलोकेशन किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज्यादा नहीं है, तो वहां पर रिस्क थोड़ा और कम हो जाता है। और सबसे ज्यादा रिस्क इन तीनों में से फैंग ETF में आता है, क्योंकि यहां पर सिर्फ 10 कंपनीज हैं और उन कंपनीज के अच्छा, अगर उनमें से 2-4 कंपनीज भी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो इसकी रिटर्न्स बहुत ज्यादा कम हो सकती है। और उसके उल्टा अगर आप समझेंगे 2-4 कंपनीज अगर बहुत अच्छा करेगी तो इसकी रिटर्न्स बहुत अच्छी भी आ सकती है। तो इन दोनों चीजों को समझकर आपको यहां पर इन्वेस्ट करना है। अब मैं एक बार आपको ईयर ऑन ईयर फैंग इंडेक्स की रिटर्न्स यहां पर दिखा देता हूं। फैंग ETF तो हमारा 1 साल पुराना ही है, लेकिन फैंग का जो इंडेक्स है वो काफी पुराना है। तो फैंग के इंडेक्स की अगर आप रिटर्न देखेंगे 2014 से लेकर 2021 के कैलेंडर ईयर तक, तो ये चीज आपको सबसे ज्यादा समझकर चलनी है कि इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। आप देखिए 2014 में नेगेटिव 2% की रिटर्न थी, 2015 में 36% हो गई वो रिटर्न, देन फिर 19% रह गई, फिर 49% हो गई, फिर गिर के 9% रह गई। उसके बाद 2020 में आप देखेंगे 108% की रिटर्न आई,
2021 में फिर गिर के 19% रह गई। तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है इस इंडेक्स में, वो चीज भी आप यहां पर समझ कर चलिए। और गिरती मार्केट में ये ज्यादा गिरेगा क्योंकि सबसे पहले वही हाई वैल्यूएशन की कंपनी पे ही इंपैक्ट आता है। तो वो चीज भी आपको यहां पर समझ कर चलनी है और मेरे हिसाब से आपको ऐसे फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो ही आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। और दोस्तों, डेली हॉस्पिटल कैश लेने के लिए पर्सनल मैनेजमेंट ऐप मैंने आपको लिंक में दी हुई है, फ्लोटर, आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे कि दोस्तों मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं, मेरी कोई भी वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।